और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर। पांडुलिपि लिप्यंतरण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ऐसे श्री बाहुबल देवाचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज, मंच पर उपस्थित श्री शुक्र संप्रदायाचार्य श्री अलबेली शरण जी महाराज साहब, श्री 1008 श्री हीरापुरी जी महाराज साहब, महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज साहब, महंत श्री हरिशंकर वेदांती जी महाराज साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय महंत श्री मनोज शरण जी महाराज साहब, आदरणीय श्री चेतराम शरण जी महाराज साहब, श्री परशुराम दास जी महाराज साहब, श्री परमानंद दास जी महाराज साहब, कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक आदरणीय श्री एमएल गर्ग साहब, डीआईजी आदरणीय श्री विदुर भारद्वाज जी, सभागार में हम सब के बीच में उपस्थित पूर्व कुलपति आदरणीय श्री बनवारी लाल जी गौड़ साहब, आदरणीय श्री सत्यनारायण जी पारिक साहब, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्र, सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अनुरूप राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की एक सशक्त आवश्यकता, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें लिखे गए पाठ को हम लिपि अंतरण करें, उसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन जो आप सबने किया है, मैं उसके लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहूंगा। जो कार्यक्रम पर मंचस्थ सभी महानुभावों ने भारत की महान सनातन संस्कृति, कालांतर में संस्कृति के ऊपर हुए आक्रमण और आक्रमणों के कारण से आज जिस स्थिति परिस्थिति में हम पहुंचे, उसके ऊपर विस्तार से बातचीत की। ये अकाट्य है, निसंदेह है कि जब पूरा विश्व और विश्व के अन्य भूभाग पर बसे हुए मानव अपने अस्तित्व के लिए, मानव होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए उद्विकास की यात्रा से गुजर रहे, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में थे, उस समय भी भारत में ज्ञान अपने और विज्ञान अपने उत्कर्ष पर था। और इसी के चलते हमारे ऋषियों मनीषियों ने जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में अपने अनुभूति से, अपनी साधना से, अपने शोध से जिस तरह से वैज्ञानिक आधार पर रचित ज्ञान का सृजन किया था, उसी ने भारत को पूरे विश्व के पटल पर विश्व गुरु की संज्ञा ऐसा देने का काम किया था। लेकिन कालांतर में भारत के इस ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के ऐश्वर्य, भारत की संपदा, भारत का की बुद्धि, भारत की खगोल शास्त्र, भारत के विभिन्न विषयों में उत्कर्ष से लेकर के भारत का हस्तकला, भारत का हथकरघा, भारत के द्वारा रचे जाने वाले, निर्मित किए जाने वाले, कारीगरों के द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पादों के विषयों के संपर्क में आने के चलते हुए पूरा विश्व के लिए भारत जो है एक सहज रूप से कौतूहल का केंद्र बना, आकर्षण का केंद्र बना। और उसके निमित्त इस आकर्षण के चलते हुए अनेक ऐसे लोग जो यात्री रूप में, विद्यार्थी के रूप में, व्यवसायी के रूप में या किसी अन्य रूप में भारत में आए, जो भारत को जानने के लिए, भारत को खोजने के लिए, भारत के ज्ञान को सीखने के लिए, भारत की परंपराओं को सीखने के लिए, और ऐसे आने वाले अनेक अनेक लोगों के प्रमाण, उनके पदचिन्ह सर्वदूर भारत की सभी इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं हमें मिलते। लेकिन कालांतर में उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ी।
और जैसा अभी उल्लेख किया गया कि 5वीं शताब्दी में जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तब से लेकर के 11वीं शताब्दी के अंत में जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके उस डाहवश कि जो भारत का सांस्कृतिक वैभव है, ये जानते हुए कि उसका मूल, उसका नाभि स्थान, उसका परमाणु यदि कहीं है तो वो इन बौद्धिक संस्थानों में, इन शिक्षक संस्थानों में है, ये लिखी हुई ज्ञान परंपरा में है, तब उसको नष्ट करने का काम किया। और वहां से जो ये नष्ट करने की परंपराएं भारत में आई, उसके चलते हुए भारत का ज्ञान और भारत का विज्ञान जो लिखित रूप में संयोग संजोने की परंपरा भारत में थी, वहां से हट करके हमने श्रुति और स्मृति पर आधारित ज्ञान की संकल्पना हमारे ऋषियों मनीषियों ने की। निश्चित रूप से उनका यह सोच, उनका यह विचार, उनका यह कदम, हम सब लोग उसके ऋणी हैं। ये श्रुति और स्मृति की परंपरा यदि न होती या ये परिवर्तन शायद न किया गया होता तो आज जिन पांडुलिपियों के संरक्षण की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उस सब की शायद आवश्यकता भी न पड़ती, वो सब समाप्त हो गया हो। लेकिन हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे सदगुरुओं ने उसको स्मृति परंपरा में कायम रख करके वापस हम सबको हस्तलिखित लिखित ग्रंथों के रूप में देने का काम किया। लेकिन आज निश्चित रूप से यह विचार का विषय है कि 2000 साल तक लगातार जो सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हुए, निरंतर उन आक्रमणों के बावजूद भी क्या जिजीविषा थी, क्या कारण था कि भारत की सनातन संस्कृति जो है निरंतर प्रवाहमान बनी। तो यदि इस पर विचार किया जाए, इस पर शोध किया जाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये सामने निकल करके आएगा उस शोध के नवनीत के रूप में कि ये जो भारत की ज्ञान परंपरा थी, भारत की ये जो साधु परंपरा जिसने ज्ञान को आश्रय दिया, उस ज्ञान परंपरा और उस साधु परंपरा ने भारत को भारत बनाए रखने का योगदान किया। सम्मानीय महाराज जी हम सब के सामने चर्चा कर रहे थे कि शास्त्र से राष्ट्र रक्षा की यदि हम बातचीत करें, आदरणीय एमएल गर्ग साहब ने अपने दृष्टिकोण से कहा कि भारत का विमान शास्त्र इतना उन्नत था, इन्होंने आगे हम सबसे अपेक्षा की कि हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर कहीं हमारी किताबों में है तो उसको निश्चित रूप से प्रकाश में लाया जाना चाहिए। स्वामी जी ने भी राष्ट्र रक्षा के लिए शास्त्रों की चर्चा की, शास्त्रों की आवश्यकता है, इसकी बात की। लेकिन मैं उससे आगे बढ़कर के आप सबके सामने विनम्रता के साथ में सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, क्या भारत या हमारा राष्ट्र क्या अपनी भौगोलिक सीमाओं से पहचाना जाता है? भारत केवल ये भौगोलिक सीमाओं या भूभाग वाला भूभाग मात्र नहीं, भारत को भारत की ये सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की जो शास्त्र संपन्न, भारत की जो हमारी ज्ञान परंपरा है, भारत की जो हमारे शास्त्र हैं, ये शास्त्र संपदा भारत को भारत बनाती है। भारत की ये विविधताएं भारत को भारत बनाती है। भारत की अमूल्य संस्कृति भारत को भारत बनाती है। इसलिए जो हमारी संस्कृति और इस राष्ट्र की रक्षा का विषय इन शास्त्रों के साथ में केवल मात्र इतना कि हम देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सजग प्रहरी इन शास्त्रों के माध्यम से खड़े करें, वहां तक सीमित नहीं। हमारा विचार इस सीमा तक आगे हमको बढ़ाने की आवश्यकता है कि इस संस्कृति की रक्षा के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। और इस संस्कृति का संरक्षण यदि करना है तो इन शास्त्रों का संरक्षण करना पड़ेगा। और शास्त्रों का संरक्षण इस राष्ट्र में कभी सरकार का काम नहीं। शास्त्रों का संरक्षण समाज का काम है। शास्त्रों का संरक्षण गुरुकुलों का काम था। शास्त्रों का संरक्षण विश्वविद्यालयों का काम था। शास्त्रों का संरक्षण मंदिरों और मठों का काम था। और क्योंकि उन्होंने इन शास्त्रों का संरक्षण किया, इसलिए इन हजारों सालों तक ये भारत भौगोलिक सीमाओं में भी सुरक्षित रहा और हमारी सनातन संस्कृति भी नित्य प्रवाहमान रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण ये योजना प्रारंभ की। माननीय मोदी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्पना को देश के सामने रखा, उस पांडुलिपि मिशन को आगे बढ़ाने की बात की और इस ऐतिहासिक पहल को ज्ञान भारतम मिशन ऐसा नाम दिया। और इस ज्ञान भारतम मिशन के तहत
ये केवल एक योजना नहीं, अभी सभी ने 400 करोड़ रुपए देने पर धन्यवाद भी किया, 400 करोड़ रुपए शायद कम होंगे इसकी चिंता भी की, और मैं मानता हूं कि ये एक प्रारंभ है, और ये प्रारंभ है उस बीज का कि जो हमारे सांस्कृतिक वैभव को, हमारे ज्ञान के संस्कार को और हमारी जो है परंपरागत सभ्यता को और हमारी आत्मा को पुनर्जीवित करने के तरफ जो है हमारा पहला कदम। क्योंकि भारत को, भारत जैसा मैंने कहा, वो भारत की इस उन्नत ज्ञान और शास्त्र परंपरा ने बनाया है, इसलिए इसको संरक्षण करने की दिशा में हम आज इस मिशन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, भारत की पांडुलिपि परंपरा विश्व की सबसे प्राचीनतम परंपराओं में से एक है। ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर प्राचीन लिखे गए प्राचीन ग्रंथ अभी बाहर प्रदर्शनी पे हम सबने देखे। ऐसे ग्रंथों को जो आज हम सबके सामने हैं, और शायद ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ हैं जो पिछले सैकड़ों साल की उस गुलामी की परंपरा के समय में नष्ट कर दिए गए, नष्ट हो गए, या उसके बाद में भारत से सह आशय भारत से जो है किसी न किसी माध्यम से, कहीं चोरी से, कहीं पैसा दे करके, या कहीं बलात् भारत से बाहर जो है दुनिया के दूसरे देशों की लाइब्रेरीज में, विश्वविद्यालयों में ले जाए। आज से कुछ समय पहले तक तो भारत में कुल मिलाकर के जितने पांडुलिपियां भारत में ज्ञात रजिस्टर्ड थी, उससे ज्यादा पांडुलिपियां जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो है वो रजिस्टर्ड थी। लेकिन उस दिशा में निश्चित रूप से जब कदम आगे बढ़ा, और स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता से पहले भी, स्वतंत्रता के बाद में, और माननीय अटल जी के समय में भी जिस तरह के प्रयास हुए, इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में, इस ज्ञान भारत मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे इस बात की भी अपेक्षा की है कि अब तक हुए सारे प्रयास, उनकी सफलता और विफलता के पीछे के कारणों का भी हम अध्ययन करें, ताकि हम इसे एक जो है स्पष्ट लक्ष्य तक ले जाने में कामयाब हो सके। इसी के साथ साथ में देश में अनेक संस्थाएं जो प्राइवेट में, जो विश्वविद्यालय